हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑटोमेटिक स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम MK1 कॉन्टेक्टर के जरिए प्रॉपर स्टार्टर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, स्टार्टर कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, स्टार्टर की वर्किंग किस तरह से रहेगी, सब कुछ काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें स्टार्टर कनेक्शन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है स्टार्टर, तो हमें यहाँ पर 3 कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर हो चुके हैं, मेन, डेल्टा एंड स्टार। इस कॉन्टेक्टर में देखा जाए तो ये यहाँ पर पावर टर्मिनल्स होते हैं और ये यहाँ पर इसकी एनवीसी कॉइल है, ये आप देख सकते हैं, इसे हम एनवीसी कॉइल कहते हैं। एनवीसी कॉइल में जब सप्लाई जाती है तो हमारा प्लंजर ऑपरेट होता है और हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। ये जो एनवीसी कॉइल है ये 220 वोल्ट की भी होती है और 440 वोल्ट की भी होती है। इस स्टार्टर कनेक्शन के लिए हम जो कॉइल का यूज कर रहे हैं वो 440 वोल्ट है हमारे पास कॉइल है, एनवीसी कॉइल। यहाँ पर यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो ये पावर टर्मिनल होते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर देखिए यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं। तो ये जो टर्मिनल होता है और यहाँ पर ये जो ऊपर टर्मिनल होता है ये क्या होते हैं, आपस में एनो होते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसका कनेक्शन यहाँ पर ओवरलोड रिले से होता है। तो आप कह सकते हैं ये जो टर्मिनल है हमारा यह वाला और यह जो टर्मिनल है ये आपस में एनो होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि जब हम कंट्रोल वायरिंग सीखेंगे तो इसकी होल्डिंग यहीं पर कनेक्ट की जाएगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, यह जो टर्मिनल है और यह जो टर्मिनल है आपस में एनो होते हैं क्योंकि होल्डिंग यहीं पर हम कनेक्ट करने वाले, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर होने वाला है। तो आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में एनो होते हैं। चलिए यदि इसमें ओवरलोड रिले की बात की जाए तो ये हमारे पास ओवरलोड रिले होता है। यह जो 2 टर्मिनल होते हैं आपस में एनो होते हैं और ये बटन जो दिया गया है स्टार्ट पुश बटन होता है हमारे पास। जब इसे प्रेस किया जाता है तो हमारा कोई स्टार्टर स्टार्ट होता है। ये जो टर्मिनल है आपस में एनसी होते हैं और यहाँ जो बटन दिया गया है ये हमारा स्टॉप पुश बटन होता है। जब इसे प्रेस किया जाता है तो हमारा स्टार्टर स्टॉप होता है। और कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास कॉन्टेक्टर में एड ऑन ब्लॉक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एनसी और एक एनो कनेक्ट किया है जिसे हमने हमारे हिसाब से लिया। यहाँ पर ऑक्सिलरी ब्लॉक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एनो और एक एनसी लिया ताकि हम आपस में इंटरलॉकिंग एंड कनेक्शन कर सके। इसी तरह हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर में भी एक एनो एक एनसी होना चाहिए और हमारे पास एक टाइमर की रिक्वायरमेंट होगी। आप देख सकते हैं टाइमर में यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो ये कॉइल होती है टाइमर की। जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो टाइमर हमारा ऑपरेट होता है और इसमें जो टाइमिंग है इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। ये जो टाइमर है 500 वाट तक के लिए वर्क करता है और 2 एम्पीयर तक का लोड ले सकता है। ये टर्मिनल देखिए यहाँ पर आपको मार्किंग भी दी गई है। ये जो 2 टर्मिनल है आपस में कॉमन होते हैं। ये टर्मिनल इनसे एनसी होता है और यह जो टर्मिनल दिया गया है यह एनो होता है। एक बार फिर से ये 2 टर्मिनल आपस में कॉमन होते हैं, आप सिंबल देख सकते हैं, ये एनसी होता है और ये टर्मिनल एनो होता है और ये होता है इसकी कॉइल जिसमें आपको 440 वोल्ट या 2 फेज कनेक्ट करना होते हैं। चलिए ये हमारे पास हो गए स्टार्ट एनो पुश बटन और ये हमारे पास स्टॉप एनसी पुश बटन। चलिए अब किस तरह प्रॉपर कंट्रोल वायरिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एमसीबी है जिसमें हमारे पास 3 फेज आ रहा है RYB। आप इनपुट कनेक्शन देख सकते हैं। यहीं से RYB ले जाकर हमें यहाँ पर पावर टर्मिनल्स में ओवरलोड रिले में कनेक्ट कर देना है। R फेज को फर्स्ट टर्मिनल में आप देख सकते हैं, Y फेज को सेकंड एंड B फेज को थर्ड टर्मिनल में हमें इसी फेज सीक्वेंस में कनेक्ट कर देना है। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट RYB सिंपल कनेक्ट किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो MK1 कॉन्टेक्टर है ये हमारे पास इसमें जो कॉइल दी गई है 440 वोल्ट की, इसमें हमें 2 फेज कनेक्ट करना होते हैं। तो एक फेज हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और जो एक फेज होगा उसके थ्रू हम कंट्रोलिंग करने वाले। तो चलिए फर्स्ट फेज जो हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है उसकी कंट्रोलिंग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें कोई भी एक फेज को ले लेना है। तो यहाँ से हम Y फेज को ले लेते हैं और Y फेज को ले जाकर मेन कॉन्टेक्टर की एनवीसी कॉइल में हमने कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 220 वोल्ट आ रहा है। यहीं से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर
हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर की एनवीसी कॉइल में कनेक्ट कर देना। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट किया है, देखिए यहाँ पर मेन और डेल्टा में एक एक फेज आ चुका है। अब हमें स्टार में भी एक फेज कनेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर इंटरलॉकिंग कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहीं से जो फेज आया है यहीं से हमने लिया है और इसे हमने कनेक्ट किया डेल्टा के एड ऑन ब्लॉक के एनसी टर्मिनल में। देखिए एनसी में कनेक्ट किया है और इसके एनसी से ले जाकर हमने यहाँ पर स्टार कॉन्टेक्टर की एनवीसी कॉइल में कनेक्ट कर दिया। देखिए जब ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। ये जस्ट हमने इंटरलॉकिंग के लिए क्या है, हमारा स्टार और डेल्टा एक साथ ऑपरेट ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग किया। हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तभी ऑपरेट होगा जब डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा। तो हमारे पास स्टार के लिए इंटरलॉकिंग हो चुकी है और जो हमारा डायरेक्ट फेज है उसकी कंट्रोल वायरिंग भी हो चुकी है। चलिए अब मेन फेज की कंट्रोलिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें एक फेज ले लेना है, यहाँ पे हमने फर्स्ट येलो ले लिया था, अब हम यहाँ से रेड फेज को ले लेते हैं। देखिए एक फेज को यहाँ से लिया, इसे ले जाकर हमारे पास जो ओवरलोड रिले में एनसी पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब चूंकि ये आपस में एनसी है तो यहाँ से सप्लाई यहाँ पर ये कंटिन्यू आती रहेगी, यहाँ से हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर ओवरलोड रिले में जो एनो टर्मिनल है इसे हमें एनो टर्मिनल में कनेक्ट कर देना। तो अभी तक होगा क्या, यहाँ से जो डायरेक्ट फेज आ रहा है वो यहाँ से होते हुए यहाँ ये एनो के इनपुट पॉइंट तक कंटिन्यू आ रहा है। जब हम यहाँ से इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ से फेज कट हो जाएगा, हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये क्या हमारा स्टार्ट पुश बटन है, तो ये जो फेज यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा है वो यहाँ से निकलेगा। जब स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब क्या होगा, चलिए हम समझ लेते हैं। तो जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो ये फेज यहाँ से यहाँ पर आएगा और यह जाएगा हमारे पास सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल में। देखिए स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल में आ चुका है। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया फेज यहाँ से एनो टर्मिनल में आ चुका है। चूंकि यहाँ पर हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप इसलिए फेज अभी पास नहीं होगा, यहीं पर रुका रहेगा। जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तभी ये फेज पास होगा। अभी यहाँ पर स्टॉप कंडीशन में फेज है, यहीं से हमने एक कनेक्टर और कनेक्ट किया है और इसे ले जाकर हमारे पास जो टाइमर है टाइमर के एनसी पॉइंट में इसे कनेक्ट कर देना। देखिए टाइमर के एनसी में कनेक्ट कर दिया, आप इसे कॉमन में भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा वैसे ही फेज यहाँ पर आएगा। इस अभी हमारा जो फेज है वो एनो में यहाँ पर स्टॉप है क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में है और यहीं से फेज हमने कॉमन में कनेक्ट किया है टाइमर के। देखिए अब टाइमर की वर्किंग क्या होती है, यदि सपोज हमने यहाँ पर टाइमर में 10 सेकंड सेट किया है तो हमारा टाइमर यदि स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 10 सेकंड तक कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलती रहेगी और जैसे ही टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एनसी की सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगी और यह जाएगी एनो में। और हाँ एक और कॉन्सेप्ट, यदि हमारा टाइमर ऑपरेट नहीं हुआ है उस कंडीशन में भी कॉमन की सप्लाई एनसी से जाएगी। तो देखिए यदि टाइमर ऑपरेट नहीं हुआ तब भी कॉमन की सप्लाई एनसी से जाएगी, यदि टाइमर ऑपरेट होता है तो जितना टाइम हमने टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से जाएगी। जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तभी कॉमन की सप्लाई एनओ से जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो देखिए अभी टाइमर हमारा स्टॉप कंडीशन में है तो कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी। तो देखिए यहाँ से एनसी से जाएगी और ये हमारे स्टार कॉन्टेक्टर की एनवीसी कॉइल में जाएगी। तो अभी तक की वर्किंग क्या रही, देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया, पुश बटन के प्रेस करते ही यहाँ पर एनो में सप्लाई आ गई और यहाँ पर टाइमर के एनसी से होता हुआ स्टार कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो चुका है। देखिए फर्स्ट हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है, यहीं से देखिए हमें टाइमर को भी ऑपरेट करना है। तो टाइमर को ऑपरेट करने के लिए स्टार कॉन्टेक्टर के साथ सेंटर टेप में यहाँ पर हमारे पास 2 वायर दिए गए होते हैं जो कि स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल से आते हैं। देखिए यहीं से जो 2 वायर होते हैं उसे ले जाकर हमारे पास टाइमर की जो कॉइल होती है इसे ऑपरेट कर देना। तो होगा क्या, जब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा उसी के साथ साथ टाइमर भी ऑपरेट होगा। इस टाइमर में बेसिकली एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है जो टेम्परेचर के हिसाब से ऑन ऑफ होती है। तो अभी तक की वर्किंग क्या रही, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया टाइमर के एनसी से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है और स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही 2 वायर दिए जाते हैं जिससे हमारा टाइमर ऑपरेट हो चुका है।
सपोज टाइमर में हमने 10 सेकंड यहाँ पर सेट किया है, तो 10 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। 10 सेकंड तक कॉमन की सप्लाई एनसी से जाएगी और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। देखिए अब जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, स्टार कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होते ही ये जो एनो था वह एनसी हो जाएगा और यहाँ से ये जो फेज आया था यह जाएगा। देखिए ये फेज यहाँ से पास होगा और ये फेज पास होते ही इसे हमें कनेक्ट कर देना है। ये जो कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है, ये आपके पास देख सकते हैं कॉन्टेक्टर में ये एनो टर्मिनल होता है। ये तीन हमारे पास पावर टर्मिनल होते हैं, L1, L2 एंड L3, और एक कंट्रोलिंग टर्मिनल होता है जो कि एनो टर्मिनल होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, ये जो दो टर्मिनल होते हैं ये आपस में एनो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है और जैसे ही हमारा एक बार यहाँ पर मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो मेन कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होता ही ऑपरेट हुआ तो यहाँ पर एनो एनसी बनेगा और यहाँ पे होल्डिंग या जो डायरेक्ट फेज आ रहा था वो इसे यहाँ पर मिलेगा। देखिए तो जैसे ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, स्टार कॉन्टेक्टर से एनो से एक फेज पास हुआ और इसे ले जाकर हमारे पास जो मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल, इसे मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। तो इसकी वर्किंग क्या रहेगी, जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया, सबसे पहले हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, स्टार कॉन्टेक्टर से ही हमने टाइमर का ऑपरेट हुआ है और स्टार के ऑपरेट होते ही एनो से सप्लाई पास हुई है और ये आई है हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल में और इससे ही कॉइल में आ चुकी है। तो होगा सबसे पहले हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, स्टार कॉन्टेक्टर से टाइमर ऑपरेट होगा और यहीं से मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल में जब एक बार सप्लाई आएगी तो उसे होल्डिंग यहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए हमारा ये जो मेन कॉन्टेक्टर ये परमानेंट होल्ड हो चुका है क्योंकि इसे होल्डिंग यहाँ से मिल चुकी है। तो देखिए अब जितना टाइम हमने इस टाइमर में सेट किया है उतने टाइम तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। जैसे ही इस टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, सपोज 10 सेकंड हमने इसमें टाइमिंग सेट किया है, तो 10 सेकंड तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा और 10 सेकंड बाद स्टार कॉन्टेक्टर यहाँ से स्टॉप हो जाएगा बट मेन कॉन्टेक्टर परमानेंट यहाँ पर होल्ड रहेगा। अब हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर की वर्किंग क्या होती है, जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए और डेल्टा कॉन्टेक्टर ने पिकअप होना चाहिए। तो स्टार कॉन्टेक्टर के स्टॉप होते ही डेल्टा कॉन्टेक्टर किस तरह पिकअप होगा हम समझ लेते हैं। देखिए सपोज यहाँ पर टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एनो था ये सप्लाई यहाँ से कट हो चुकी है, सप्लाई यहाँ से कट तो हो चुकी है बट यहाँ पर होल्डिंग इसे परमानेंट मिल रहा है, तो मेन कॉन्टेक्टर तो ऑपरेट हो चुका है। देखिए अब यहाँ से होल्डिंग जब इसे मिल रहा है तो देखिए यहाँ पर फेज आ रहा है कंटिन्यू, यहाँ से फेज यहाँ तक भी कंटिन्यू आ रहा है। देखिए स्टार के एनो के आउटपुट तक भी अभी फेज कंटिन्यू आ रहा है क्योंकि इसे होल्डिंग मिल रही है। तो यहीं से हमें क्या करना है, यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई आ रही है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए होल्डिंग सप्लाई आ रही है तो यहीं से होल्डिंग सप्लाई हमारे पास यहाँ तक आ रही है। अब यहाँ पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट करना है और एनो के आउटपुट से ही एनसी में हमें यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हुआ, टाइमर का टाइमिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। स्टार कॉन्टेक्टर जब स्टॉप होगा तो एनसी से सप्लाई पास होगी और यह जाएगी हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर में। तो इससे हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा प्लस यहाँ पर एनसी के पास होने से यहाँ इंटरलॉकिंग भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुकी। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा टाइमर के एनसी से और यहीं से देखिए स्टार कॉन्टेक्टर के साथ हमारा टाइमर ऑपरेट होगा और टाइमर में जितना टाइम सेट किया है उतने टाइम तक हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा बट मेन को यहाँ से होल्डिंग मिल जाने के कारण मेन कॉन्टेक्टर हमारा परमानेंटली ऑपरेट रहेगा। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है उस कंडीशन में स्टार कॉन्टेक्टर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। जब स्टार कॉन्टेक्टर यहाँ पर स्टॉप हो चुका है तब देखिए यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू आ रही है, तो और यह होल्डिंग सप्लाई जाएगी हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में और एनसी से पास होकर यह जाएगी डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल में। तो यहाँ से हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट रहेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन किया जाता है, किस तरह टाइमर कनेक्शन किया जाता है। और हाँ एक और कॉन्सेप्ट, ये जो दो टर्मिनल होते हैं देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्टर में यह टर्मिनल
और इसके ऊपर जो पावर टर्मिनल ऊपर होता है ये आपस में एनो होते हैं। तो आप यदि इस एनो को यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ के एनो को भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ किस तरह ऑटोमेटिक स्टार्टर कनेक्शन किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही।